मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे आपकी MCO 5 की यूनिट 1 अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपका आता है कि नीड फॉर अकाउंटिंग, कि हमें अकाउंटिंग की नीड क्या है। तो अकाउंटिंग डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द नीड ऑफ द बिजनेस टू कीप रिलेशनशिप विद द आउटसाइडर लिस्टिंग ऑफ देयर असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसके पास बहुत सारी असेट्स अवेलेबल होती हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, डेली उसकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बहुत सारी। क्योंकि अगर हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं एक मंथ के अंदर, एक ईयर के अंदर, तो उस ट्रांजेक्शन को तो हम याद रख सकते हैं। लेकिन जब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, बिजनेस डे बाय डे कितनी ट्रांजेक्शन करता है उसे खुद आइडिया नहीं होता। उसकी हो सकता है एक दिन के अंदर हज़ारों ट्रांजेक्शन भी हो जाएं, उसके पास बहुत सारी लाइबिलिटी होती हैं, बहुत सारे असेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को सबसे याद रखने के लिए इनका रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी इस तरह हमें अकाउंटिंग की नीड रियलाइज़ हुई। क्योंकि हमारे एक ट्रांजेक्शन तो इसलिए है नहीं, और जब भी हम कोई बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, कोई भी हमें कोई प्राइस डिसाइड करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स, कि हमने कोई प्रोडक्ट कितने में परचेज़ किया था, कितने में सेल्स किया है, या कितनी लायबिलिटी हमारे पास है। मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड्स की हमें नीड होती है अपने किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और ह्यूमन माइंड के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन्स को ईजिली याद रख सके। तो जब हम उन ट्रांजेक्शन्स को याद नहीं रख सकते, तो हमने उन ट्रांजेक्शन्स को लिखने की स्टार्टिंग करी, उनको रिकॉर्ड करने की स्टार्टिंग करी। तो वही नीड है आपकी, वहीं से स्टार्टिंग हुई आपकी नीड फॉर अकाउंटिंग, कि हमें क्या नीड थी जो हमें इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ा, क्लासीफाई करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब उस ट्रांजेक्शन को समराइज करने के, और किसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। मतलब अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transaction and events which are in the part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो ये है आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AICPA। तो आगे बढ़ते हैं कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है अकाउंटिंग का, आइडेंटिफाइंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना हमारी ओवरलोड ट्रांजेक्शन के अंदर। क्योंकि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं, वहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, जिनका फाइनेंशियल नेचर होता है, जो किसी मोनेटरी फॉर्म में हो, जहाँ पर किसी कैश के बारे में लेन देन की बात हुई हो। इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास कह सकते हैं आप 100 ट्रांजेक्शन्स थी, उनमें हमने 1 बाय 1 करके जो भी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थी उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद उन जो भी ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया था, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अलग से एक बुक्स के अंदर। इसके बाद हम फिर करेंगे क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। अब हमने रिकॉर्ड तो कर ली, तो उसके बाद भी हम क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम उन ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं, तरह से शॉर्ट में उनकी समरी को प्रिपेयर करते हैं, जिसके थ्रू कि कोई भी उनको ईजिली समझ सके। उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब हमने जो भी समराइज करी है, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया था, उनको हमने स्टडी किया, उसके बाद उसको एक तरह से रिजल्ट की फॉर्म में इंटरप्रेट कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, मतलब उनको छापा जाता है, कि जिससे कोई भी अब उन ट्रांजेक्शन्स को पढ़कर, उस रिकॉर्ड को पढ़कर, उस कह सकते हैं फाइल को पढ़कर, उनके बारे में, उन ट्रांजेक्शन्स के बारे में आइडिया ले सके। अब ये जो इंटरप्रेशन होता है किस किस के लिए होता है कम्युनिकेशन ऑनर और मैनेजमेंट। मतलब एक तरह से ऑनर और मैनेजमेंट के लिए तैयार करी जाती हैं हमारी फाइल्स। दूसरा इंटरेस्टेड पार्टीज़। अब इंटरेस्टेड पार्टीज़ के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके गवर्नमेंट है, आपकी टैक्स अथॉरिटी हैं। ये सभी आपके इन फाइल्स के लिए, इन जो रिजल्ट इनका इंटरप्रेट होता है, इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसको देखकर ही ये आपके बता सकते हैं कि आप बेनिफिट में चल रहे हैं, आप टैक्स प्रॉपर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़, अगर कोई क्रेडिटर है, कोई
इन्वेस्टर है तो वो आपके इन रिकॉर्ड्स को देखकर ही बताएगा कि हाँ वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसका इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी के अंदर कह सकते हैं उसको बेनिफिट पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। तो इन रिजल्ट का ये कह सकते हैं, इन रिजल्ट को देखकर ही हमारे जो डिसीजंस होते हैं, चाहे हमारे कह सकते हैं मैनेजमेंट लेता है, चाहे हमारे आउटसाइडर पार्टीज लेती हैं। तो ये होते हैं आपके फंक्शंस अकाउंटिंग के। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो हमारे क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं अकाउंटिंग को करते टाइम, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते टाइम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस के जो भी रिकॉर्ड हैं उनको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना। हमारे पास हर चीज़ के रिकॉर्ड होना, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसका एक अलग रिकॉर्ड रखें, हम अगर किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं तो उसका एक अलग रिकॉर्ड रखें, अगर हमारे पास कैश रिसिप्ट आ रही हैं तो उसका अलग रिकॉर्ड रखें, और अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उसका अलग रिकॉर्ड रखें, अगर हमें किसी को इन फ्यूचर में पेमेंट रखना है, हमने किसी का लोन लिया है तो उसका अलग रिकॉर्ड रखें। मतलब हमारी जितनी भी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना ही हमारा कह सकते हैं मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आपका टू एक्सटेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। जब तक हमारे पास हमारी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे कि हमने क्या प्रोडक्ट कितने में परचेज किया है, कितने में सेल्स किया है, कितने में नीड थी, कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर्स हैं, तब तक हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए, उसको एस्टिमेट करने के लिए भी हमें नीड होती है अकाउंटिंग की। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा थर्ड है टू एस्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की कैसे पता चलेगी? जब हमें पता लग जाए कि हमारे पास कितने असेट्स अवेलेबल हैं, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है। मतलब ये सारी चीज़ तभी पता लगेंगी जब हमारे पास हमारे जो भी अकाउंटिंग हमने उनकी प्रिपेयर कर रखी है, हमारे पास जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल हो। तो ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, कि अपने फाइनेंस के बारे में, अपने जो बिजनेस फर्म है, अपना जो बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए। क्योंकि अकाउंटिंग से ही पता लगेगा कि हमारे पास कितना असेट्स अवेलेबल है, कितनी कैपिटल अवेलेबल है, कितने इन्वेस्टर्स हमारे पास, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी के अंदर, हमारे गुड्स की वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, हमारी पोजीशन क्या है। तो इन सभी के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग की। लास्ट आपका टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखती हैं, हमारे बिजनेस फर्म में इंटरेस्ट रखती हैं। जैसे कि आपके शेयर होल्डर्स हो गए, आपके फाइनेंसर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए, या आपके होलसेलर्स। मतलब जो भी एडिशनल या आउटसाइडर पार्टीज होती हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स की फॉर्म में, क्रेडिटर्स की फॉर्म में, या कह सकते हैं आपकी जो भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं या आपके जो बैंकर्स हैं कि जिनसे आप लोन लेते हैं, तो उन सभी को भी एक इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन्स कैसी हो रही है, आपकी ग्रोथ कैसी हो रही है। तो उन सभी इन्फॉर्मेशंस को भी प्रोवाइड कौन करता है? हमारी अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। ये कुछ हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के। अब हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो नॉर्मली हमारे पास 3 ब्रांचेस अवेलेबल हैं अकाउंटिंग की। तो सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी है आपकी मैनेजियल अकाउंटिंग। अब इन तीनों के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, इनकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग जो भी आपकी अकाउंटिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्व अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्ट द माइडेड द ट्रांजेक्शंस रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्टिंग करना ही कहते हैं हम तरह से फाइनेंसिंग अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर किस तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है? दीज ट्रांजेक्शन्स आर समराइज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर फाइनल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो डेटा रिकॉर्डिंग इन द कंपनीज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड।
अब जिन ट्रांजेक्शन्स की नीड होती है हमारी कंपनी की बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में और कैश फ्लो को प्रिपेयर करने में, मतलब इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को अपनी जो भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है किसी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उसको जानने के लिए। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज किया जाता है, जो कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करें, कह सकते हैं बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने में हेल्प करें, इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें, कैश फ्लो को स्टेटमेंट करें, इन सभी के अंदर। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट कह सकते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है या इसका फंक्शन क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हमारे पास जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उनका हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अवेलेबल हो। हमारी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नॉन फाइनेंशियल है, कितना हमने गुड्स को परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, कितना हमारे पास प्रीवियस ईयर का था, कितना हमारा प्रॉफिट चल रहा है, मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। दूसरा है एनालाइजिंग एंड समराइजिंग। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करना, समराइज करना, जो कि हमारी फाइनेंशियल नेचर की होती है। कि हमारे पास ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ट्रांजेक्शन होती है जो हमारी फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। उन सभी ट्रांजेक्शन के अंदर से हमारे पास जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उनको एनालाइज करना, समराइज करना हमारा काम होता है किसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके बाद कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, मतलब हमने जो भी समराइज किया है उन ट्रांजेक्शन्स को, उनको रिकॉर्ड किया है, उसका जो एक रिपोर्ट तैयार करी है, उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट करना, उस रिजल्ट को बाहर कह सकते हैं पब्लिश करना। पब्लिश किसके लिए हम करेंगे उस रिकॉर्ड को, हो सकते हैं हमारे शेयर होल्डर्स हैं तो उनके लिए पब्लिश करेंगे, गवर्नमेंट के लिए पब्लिश करेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिश करेंगे, और आपकी अदर जो भी पार्टीज़ होती हैं, चाहे डेटर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आपके सप्लायर हो गए, इन सभी के लिए उन रिजल्ट को हम बाहर पब्लिश करते हैं। और फोर्थ फंक्शन होता है मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। फोर्थ होता है आपका मीट लीगल रिक्वायरमेंट, कि जब भी कोई बिजनेस अपना काम करता है उसके बाद बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे टैक्स पे करना होता है, ऑडिट करानी होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है, उसके पास कह सकते हैं टैक्स पे करने होते हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो उन सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, चेक करने के लिए कि उसको कितना टैक्स पे करना है, कितनी ऑडिट हुई है उसकी, या उसके पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो भी उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी पूरी करने के लिए इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये हमारे फंक्शंस थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, एक हिस्टोरिक नेचर है। मतलब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया गया था हिस्टोरिक नेचर की वजह से, क्योंकि हमारी मॉडर्न टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही है वो पुराने टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड होगी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा पहले का ही कॉन्सेप्ट है। तो जब भी हम बात करते हैं पुराने कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी नया उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ हर किसी को अपडेट की नीड होती है। लेकिन हमारी जो ये भी कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका जो नेचर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेथड है वो हिस्टोरिक नेचर है, मतलब पुराने ज़माने के हिसाब से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड ओनली एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई प्राइस को, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो ये तो है ना कि लाइफ टाइम उसके प्राइस वैल्यू सेम ही रहती है। कभी उसकी प्राइस वैल्यू इंक्रीज होती है तो कभी उसकी प्राइस वैल्यू डिक्रीज होती है। कई कई बार उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाती है। लेकिन उन सभी को इग्नोर करता है और सिर्फ जो एक्चुअल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की उसको ही रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब ये हमारी क्वालिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताता कि हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, ये सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस करता है, मतलब क्वालिटी को ये इग्नोर कर देता है ये। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द होल्स कंसर्न। अभी किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक कह सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, ये में ओवरऑल हमारी बिजनेस के बारे में बताता है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो एक स्पेसिफिक ब्रांचेज होती हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक हमारे कह सकते हैं ऑफिसेज हैं, उनके बारे में इग्नोर कर देता है, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। डिफ़िकल्टी इन प्राइस फिक्सेशन, इसके थ्रू हम कभी भी इजीली प्राइस का फिक्सेशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस तो डे बाय डे चेंज होता है।
लेकिन ये अपने रिकॉर्ड क्या करता है, ये एक्चुअल प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड प्राइस को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। तो ना ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता, ना ही टाइम के साथ अपने कोस्टिंग को चेंज करता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है प्राइस को फिक्स करने में। इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड नहीं करता हमारे प्रोडक्ट के प्राइस जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में, हमारी क्वालिटीज़ के बारे में, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हमारे पास जो गुड्स हैं उनके बारे में, तो ये हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल साबित नहीं होता। लैक ऑफ यूनिफॉर्म इन अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स, अब जो भी हमारे प्रिंसिपल्स है अकॉर्डिंग आज के टाइम में लेटेस्ट प्रिंसिपल्स अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, उनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं जस्टिफाई है, उनको फिलफिल नहीं कर पाता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल कॉस्ट, इसकी हेल्प से कभी भी हमारी जो कॉस्ट को हम कंट्रोल करने का काम करते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब कॉस्ट के अंदर बात ही नहीं करता ये आपकी फ्लक्चुएशंस की, सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट की बात करता है, तो इसके अंदर हम कभी भी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर आपके अकाउंट्स के मैनिपुलेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, अब जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपका टाइम बढ़ रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहा है, तो हर कोई अपने आप को अपडेट करना चाह रहा है, और लेकिन अगर हम इसी के यूज़ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एक लिमिटेशन होगी, क्योंकि हम आज के 20 साल पहले के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं आज की परसेंट टाइम की अकाउंटिंग के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है इसको देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय अ कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट टीम टू आइडेंटिफाई ऑल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो भी कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट होती है या फिक्स कॉस्ट होती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी जो भी कॉस्ट इंक्लूड होती है उस प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ कौन करता है, हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल मैनेजमेंट ही उसको यूज़ करेगा, देखेगा कि किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में हमारी क्या कॉस्टिंग आ रही है, उस कॉस्टिंग को हम किस तरह कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, फिर उस कॉस्टिंग के हिसाब से हम उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू रखें मार्केट के अंदर, किस प्राइस पर उसको सेल किया जाए, तो ये सभी होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग इनेबल्स द मैनेजमेंट टू ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, सर्विस और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हमारा जो मैनेजमेंट है किसी भी गुड्स की कॉस्ट का पता लगा सकता है, उसकी जॉब का पता लगा सकता है, अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, इन सभी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प इन प्राइस फिक्सेशन और कोटेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से ही हम प्राइस फिक्सेशन कर सकते हैं, कोटेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना प्रोडक्ट लगेगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी, तो उसके हिसाब से हम इजीली वहाँ पर प्राइस का फिक्सेशन कर सकते हैं। थर्ड है इस इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स एंड टेंडर्स, क्योंकि जब हमें एक टेंडर को प्रिपेयर करना होता है, एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करना होता है, तो हमारे पास एक तसे रफली आइडिया होता है कि इसको प्रोडक्ट को तैयार करने में कितनी कॉस्टिंग आती है, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है जिसके हिसाब से अपने टेंडर्स को, एस्टिमेट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब जब हमें पता है किसी प्रोडक्ट के अंदर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसके अंदर हमारा कितना रॉ मटेरियल जा रहा है, कितनी फिक्स कॉस्ट है, कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, तो वहां पर हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अब हमें हर प्रोडक्ट के बारे में पता होता है कि हमें किससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कि जब हमें हर प्रोडक्ट के बारे में पता है उसकी कॉस्टिंग कितनी है, चाहे आप जितने प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं आपको हर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पता है, कितने में प्रिपेयर हो रहा है, कितने में सेल हो रहा है, तो आप हर प्रोडक्ट की जो प्रॉफिटेबिलिटी है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल टूल फॉर द मैनेजरियल कंट्रोल एंड हेल्प इन द कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। इससे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस वेस्ट एंड कॉस्टेज। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ कर कर हम अपनी एफिशिएंसी को तो इंक्रीज करते करते हैं, इसके साथ साथ जो हमारी वेस्टेज होती है कॉस्ट की उसको भी कम करते हैं। लास्ट फंक्शन है इट प्रोवाइड कॉस्ट डाटा फॉर कंपैरिजन इन डिफरेंट पीरियड्स।
अब अलग अलग पीरियड्स के अंदर हो सकता है हमारे पास रॉ मटेरियल अलग प्रोडक्ट पर परचेज कर रहे हो, हमारी कॉस्टिंग अलग आ रही हो, तो इसके साथ उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस टाइम पर प्रिपेयर किया जाए, किस पीरियड में प्रिपेयर किया जा सके कि जिसके थ्रू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो ये तो हमारे फंक्शंस थे कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब लिमिटेशंस देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग लैक ऑफ यूनिफॉर्म प्रोसीजर, इट इज़ डेवलप थ्रू आ थ्योरीज एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इसके अंदर कोई भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज था, हमारे प्रैक्टिकल इसके पीछे कोई था एविडेंस, वो अवेलेबल नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के पीछे। इसको किसके थ्रू प्रिपेयर किया गया है, हमारी थ्योरीज के थ्रू इसको प्रिपेयर किया गया है, और हमारी जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनके बेस पर इसको प्रिपेयर किया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ कह सकते हैं एक रीजनिंग है, कॉमन सेंस है, बट कोई एक सॉलिड एविडेंस अवेलेबल नहीं है इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए। देयर इज नो कॉमन सिस्टम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्रीज। हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है जो हमारी ओवरऑल इंडस्ट्रीज के लिए अप्लीकेबल हो सके। जितनी हमारे पास इंडस्ट्रीज है, हर किसी इंडस्ट्रीज के लिए आपका जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है अलग अलग यूज़ किया जाता है। मतलब कोई एक सिंगल सिस्टम नहीं है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ये एक तरह से यूनिवर्सल नहीं है। A limitation of cost accounting, it is emphasis on the cost data and largely based on estimates। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं, हम मैक्सिमम एस्टीमेट की बात करते हैं, ना कि एक्चुअल डाटा की बात करते हैं। हम कोटेशन तैयार कर रहे हैं, हम कह सकते हैं एस्टीमेट्स तैयार कर रहे हैं, तो हम अंदाजे के ऊपर चल रहे हैं, एक एस्टीमेट के ऊपर चलते हैं। यहाँ हमारी इतनी कॉस्टिंग आएगी, उसके अंदर हम किसी फ्लक्चुएशंस को इंक्लूड नहीं करते। कोई भी कह सकते हैं जो हमारे कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, गुड्स की वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती रहती है मार्केट में, तो हम उन सभी को इसके अंदर इग्नोर कर देते हैं। तो कह सकते हैं आपकी जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वही यूज़ करती हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग को। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड ओनली इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन सभी पॉइंट्स को इग्नोर करना ईजिली नहीं है। तो बहुत सारी कमियां हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी। अब देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होते क्या है, तो जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट होता क्या है, जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, उनको मैनेज करता है, उनके ऑपरेशंस को देखता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, analyzing, interpreting and communicating financial information to managers for the pursuit of the organization's goal। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हमारे मैनेजर्स को, जिसके थ्रू कि हमारे मैनेजर्स उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज़ कर कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं उनको अचीव कर सके। मतलब कह सकते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि जिनको कि हमारे मैनेजर्स को दिया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, जिसकी हेल्प से वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं, गोल्स को पूरा करते हैं। इट वरीज फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिकॉज द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू असिस्ट यूजर इंटरनल ऑफ द कंपनी इन मेकिंग वेल इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन। अभी हमारी जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं सिर्फ किसकी, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस की, जिसके थ्रू कि हम अपने बिजनेस के डिसीजंस को ले सकें, अच्छे से अपने बिजनेस को और एफिशिएंट बना सकें। तो नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है हमारे इंटरनल यूजर्स के थ्रू, और हमारी जो कह सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी उसका एक्सटर्नल यूजर्स भी यूज़ करते थे, आउटसाइडर भी यूज़ करते थे। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, इट प्रोवाइड अ वे टू कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस टू मैनेजर्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से एक तरीका प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेक्टेशंस प्रोवाइड कर देते हैं हमारे मैनेजर्स को कि किस तरह वो क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। क्योंकि अगर उनकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास वो अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे रिजल्ट को अचीव करने में हमारे मैनेजर्स की हेल्प करती हैं हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड फीडबैक विच इनेबल्स अ मैनेजर टू मॉनिटर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल इफ एक्चुअल डिफर।
अब हमारे मैनेजर्स को डे बाय डे की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उनके पास डाटा रहता है। अब वो देख सकते हैं कि डेली बाय डेली उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से काम किए जा रहे हैं। अगर कोई काम ऐसा है जो कि उनके नॉर्म्स के हिसाब से, उनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से या उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से नहीं हो रहा, तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं टाइम पर ही। थर्ड, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही साथ हमें, हमारे जो मैनेजर्स होते हैं, उनको एक प्रेफरेंस टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताता है कि वो किस तरह अपने डिसीजन मेकिंग को ले सकते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर कर इनको यूटिलाइज कर कर। तो ये हमारे वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। उसकी लिमिटेशंस क्या है वो देखते हैं। तो बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब ये किसके ऊपर बेस होता है? हमारे पास जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, हमारे पास जो भी कॉस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, उन्हीं का यूज़ कर कर इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसके खुद के कोई एविडेंस नहीं होते, ये दूसरी अकाउंटिंग के ऊपर बेस होता है, उनका यूज़ कर कर ही अपने डिसीजंस को लेता है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं उसके अंदर इतना एफिशिएंट नहीं होता, इसमें कई बार टाइम लग जाता है। मतलब इसका जो प्रोसेसिंग होती है, फास्ट प्रोसेसिंग नहीं है इसकी। नेक्स्ट है इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप। अब इसका स्कोप है बहुत बड़ा है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, लेकिन जितना ही बड़ा इसका स्कोप है उतना बड़ा हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एफिशिएंट मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी नीड होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं वो कॉस्ट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, उनकी अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास खुद की कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो तब तो हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे, लेकिन अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। थर्ड इज़ वेरी कॉस्टली सिस्टम। कॉस्टली का मतलब क्या है? जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको दो दो प्रोसेस पहले से ही कंप्लीट करनी पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है हमारी। नेक्स्ट आपका स्कोप ऑफ पर्सनल बायसनेस। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस के बहुत ज़्यादा स्कोप हो जाते हैं। हो सकता है हमारे जो टॉप मैनेजर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग अलग डिसीजन ले और किसी दूसरे पर्सन के रिगार्डिंग अलग डिसीजन ले। अगर किसी के वो फेवर में रहता है तो उसके लिए फेवरेबल डिसीजंस लेगा, और अगर किसी के फेवर में नहीं है तो उसके लिए अनफेवरेबल डिसीजंस लेगा। लास्ट है इट इनिशिएटिव रेजिस्टेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ ही हमारा क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रेजिस्टेंस को इन्वाइट कर देता है। मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है कि कितनी क्षमता है किसी पर्सन की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, या किस कैपेसिटी के साथ वो काम कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हम एक एक पर्सन की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होती है मैक्सिमम काम करने की, उन सभी को भी यूटिलाइज करते हैं, उस लिमिट तक उससे यूज करना चाहते हैं, उस लिमिट तक उसको काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ हमारी लिमिटेशंस थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि हमारे जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है उनका, प्लानिंग एंड कंट्रोल। किसकी प्लानिंग करेंगे, किसकी कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट एस्टेब्लिश, कोऑर्डिनेट्स एंड मेंटेन एन इंटीग्रल प्लान फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। हमारे बिजनेस के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, such as plan would provide to the extent requirement of the business cost standard, profit planning, programs for capital investing and for financing, sales forecast, expense budget, together with the necessary procedures to effectuate the plan। तो मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जो भी काम होते हैं, किस तरह हम अपनी स्टैंडर्ड कोस्टिंग को रखें, किस तरह हमारी प्रॉफिट प्लानिंग करी जा रही है, किस तरह हम अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करें, फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करें, सेल्स की कितनी फोरकास्ट होनी चाहिए, हमारे पास कितना बजट होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दूसरा है आपका रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासीफाई करना और उसके बाद उस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करना।
तो ये काम किसका होता है? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, क्योंकि किसके लिए इंटरप्रेट कर रहे हैं? वो हमारे मैनेजर्स के लिए उस इंफॉर्मेशन को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। थर्ड, इवैल्यूएटिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो भी हमने पॉलिसीज प्रोग्राम्स को चलाया है, जिनका यूज़ कर रहे हैं, जिनको हम रन कर रहे हैं, उन सभी पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करना कि क्या वो पॉलिसीज़ हमारे लिए फेवरेबल हैं या नहीं है। अगर फेवरेबल हैं तो ठीक है, अगर फेवरेबल नहीं है, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो उनको हम किस तरह और एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह उनको और बेटर कर सकते हैं, जिसके थ्रू कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को हम पूरा कर सकें। तो ये काम किसका होता है? हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। नेक्स्ट आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब टैक्स की बात करते हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप जितना प्रॉफिट अर्न करेंगे उसके हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अब टैक्स के भी हमारे पास बहुत सारे स्लैब्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास रिडम्पशन अवेलेबल होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और उसके हिसाब से हमें कितना टैक्स भरना चाहिए? तो जो टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये भी कौन करते हैं? हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मतलब हमारी टैक्स की पॉलिसीज़ को रीड आउट करना, उसके हिसाब से टैक्स को पे करना, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको कह सकते हैं फुलफिल करना, और हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ एक तरह से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट आपका प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स। अब हमारे पास जो भी असेट्स अवेलेबल होती है बिजनेस के अंदर, उन असेट्स को कह सकते हैं एक तरह से प्रोटेक्शन देना। हमारे जो भी इंटरनल कंट्रोल होता है उसके रिगार्डिंग हम उसका इंश्योरेंस लें, उन असेट्स का ध्यान रखें, टाइम टाइम पर उनको फिर से चेक करते रहें, ऑडिट करते रहें। तो ये सब काम किसका होता है? हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। इन शॉर्ट में कहेंगे कि हमारी ओवरऑल एसेट्स को प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना, उनको सिक्योर करना, उनका ऑडिट कराना हमारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट का वर्क होता है। नेक्स्ट है अप्रेजल फॉर एक्सटर्नल इफेक्ट्स। अप्रेजल का मतलब क्या हो कि अगर कोई हमने काम बहुत अच्छा किया है तो उसके लिए किसी को प्रेज प्रोवाइड करना। अब एक्सटर्नल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे जैसे हमारी कंपनी अगर अच्छा कर रही है, हमारा मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, हमारी एसेट्स चल रहे हैं, हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, तो उसके कंडीशन में, उस कंडीशन में कहीं ना कहीं हमारा जो इसका इफेक्ट हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने रिजल्ट को टाइम पर इंटरप्रेट कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे गुड्स दे रहे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं में एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा, एक अप्रेजल मिलेगा हमारे एक्सटर्नल इफेक्ट्स की वजह से, हमारी सोसाइटी की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की वजह से, या हमारी अदर जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस, कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रोसेस किस तरह होती है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the result thereof to the person interested in such information। मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसके रिजल्ट को उन पर्सन्स को जो उस इंफॉर्मेशंस को लेने के लिए, उन इंफॉर्मेशंस के लिए इंटरेस्टेड है। वो कौन इंटरेस्टेड होंगे? हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए, इंटरनल यूज़र्स हो गए, हमारी गवर्नमेंट हो गई, मतलब बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि इन इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड होती हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपकी नॉर्मली 5 स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स। आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपने कोई लोन लिया है, आपकी कोई लाइबिलिटी है, मतलब कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हो, सबसे पहले उस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरा क्या हमारे पास? क्लासीफाइंग द ट्रांजेक्शन। अब हमने क्या करा है? सेल्स करा तो उसको भी रिकॉर्ड करा, परचेज करा तो उसको भी रिकॉर्ड करा, हमारे पास अगर कैश आया तो हमने उसको भी रिकॉर्ड करा। अब इसके बाद हमारे पास ओवरऑल जो ट्रांजेक्शन थी, इनको हम अलग अलग हेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग बुक्स के अंदर इनको क्लासीफाई कर देते हैं। सेल्स के लिए अलग बुक, परचेज के लिए अलग बुक, कैश रिसीव के लिए अलग बुक, मतलब हर ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग बुक को क्लासीफाई कर दिया जाता है। फिर समराइज द ट्रांजेक्शन। अब सेल्स के अंदर हमने 10 तरह की सेल्स कर दी हैं, जैसे गुड सेल्स, या आप कह सकते हैं फर्नीचर सेल्स, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करी आपने, तो उस ट्रांजेक्शन को हम समराइज करते हैं कि वो सेल्स किस चीज़ की है, किसके रिगार्डिंग है, क्या ट्रांजेक्शन है, उन सभी चीज़ों को। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं अपनी ओवरऑल ट्रांजेक्शन की, हमारी सारी ट्रांजेक्शन सही है, नहीं है, हमने सही क्लासीफाई किया है, नहीं किया है। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। हमने जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है, क्लासीफाई करी है,
समराइज करिए, एनालाइज करिए। अब उन सभी ट्रांजेक्शन्स को, उन सभी रिकॉर्ड्स को इंटरप्रेट करने की बारी आती है, उनको कम्युनिकेट करने की बारी आती है, उनको एज अ रिपोर्ट प्रिपेयर करने की बारी आती है। तो ये होते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन उसको हम इंटरप्रेट कर देते हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। बुक्स में आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बात करेंगे, जो भी बिजनेस उसकी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होएगी, मतलब एक खुद की पहचान। जैसे अगर चैनल का नाम है मेरे स्कोरमैक्स, तो क्या है ये? एक तरह से मेरे चैनल की खुद की पहचान है कि इसका नाम स्कोरमैक्स है। अगर मेरा नाम क्या है? सुधीर, तो ये क्या है? मेरी एक खुद की पहचान है। उसी तरह जो भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस की खुद की एक सेपरेट एंटिटी होगी। अगर वो कोई परचेज करता है तो अपने बिजनेस के नाम से परचेज करेगा, अगर कोई सेल करेगा किसी प्रोडक्ट को तो अपने बिजनेस के नाम से ही उसको सेल करेगा। तो ये होती है हमारे बिजनेस की बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब हमारा एक बिजनेस खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करेगा। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर बात करेंगे, इसके अंदर हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल नेचर होता है, मतलब फाइनेंशियल नेचर हो, या जिनको हम रिकॉर्ड कर सके मोनेटरी फॉर्म में, मतलब जिसको हम मोनेटरी फॉर्म में, जिसको हम कैश की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें। तो वो था आपकी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब इसके अंदर हम हर ट्रांजेक्शन को, उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको कि हम इजिली मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, मनी की फॉर्म में मेजर कर सकें। थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजेक्शन को प्रूफ करने के लिए, वैलिड दिखाने के लिए हमारे पास उसका एक एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। बिना एविडेंस के साथ हम किसी भी ट्रांजेक्शन को राइट नहीं मांगते। अगर आपने कोई सेल्स करी तो आप उसको किस तरह एविडेंस दिखाओगे? हमारे पास सेल्स रिसिप्ट होगी उसकी। अगर हमने कोई परचेज, किसी चीज़ को परचेज करा तो हमारी क्या होगी? परचेज रिसिप्ट होगी। मतलब यहाँ पर आपकी जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है, उन हर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग आपके पास एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अब हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे इनके अंदर जो हमारे बिजनेस के अंदर एट ए टाइम या स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एग्जिस्ट हो रही हैं। फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स को एस्टिमेट लगाना इतना इजी नहीं होता, ना ही उनके प्राइस वैल्यू को हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं अकाउंटिंग को, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट करती है एट अ टाइम ऑफ एनी स्पेसिफिक पीरियड। फ्यूचर की ट्रांजेक्शन्स को, फ्यूचर की डिटेल्स को, फ्यूचर की हमारे पास जो डील्स होती हैं उनको इनके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मतलब कॉस्ट क्या होता है? किसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग। मतलब अगर आपने कोई बुक प्रिपेयर करी तो उस बुक को बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगा, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट जो आई, और डायरेक्ट के साथ आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आई, मतलब आपकी जो भी कॉस्टिंग आती है कंप्लीट किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की, वो कहलाती है कॉस्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर हम किसी भी अगर गुड्स की कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी हमें उसको प्रिपेयर करने के अंदर कितनी कॉस्टिंग आई है, कितना हमने एक्सपेंस किया है उस प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। और लास्ट आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपकी अकाउंटिंग की कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार वो रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड में, तो दूसरी बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगी आपकी डेबिट साइड में। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है अकाउंट के अंदर, उन हर ट्रांजेक्शन को दो बार रिफ्लेक्ट किया जाता है, एक बार क्रेडिट साइड, एक बार डेबिट साइड। मतलब आपकी हर एक ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। तो ये आप कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं जिनका यूज़ करते हैं मैक्सिमम। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारे जो बिजनेस है उसका एक सेपरेट नेम होगा, खुद की पहचान होगी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी की फॉर्म में या कह सकते हैं कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, फाइनेंशियली उनको देख सकें। तीसरा कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसका आपके पास एक एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए
सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स बुक या आपके सेल्स रिसिप्ट, परचेज कर रहे हैं तो परचेज रिसिप्ट, अगर आपने लोन लिया है तो लोन रिसिप्ट। मतलब आप कोई भी काम करें उसके पीछे आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसका आपको एक एविडेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि अगर आपके पास उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में आपके बिजनेस के पास एग्जिस्ट करती हों। ये नहीं कि हम फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे एस्टीमेट लगाकर उसकी भी एंट्री हम आज कर दें, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट के अंदर फोकस करते हैं, जो भी हमारे पास प्रेजेंट डाटा होता है, पास्ट के हमारे पास जो असेट्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंटिंग के अंदर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में होता है कि हमारे पास जो भी किसी गुड्स की कॉस्टिंग होती है उसी कॉस्टिंग को रिकॉर्ड किया था उस अमाउंट के साथ। अगर किसी गुड्स की कॉस्टिंग हमारे पास 100 रुपीज़ है उसको प्रिपेयर करने की, तो उसको हम 100 रुपीज़ के साथ ही रिकॉर्ड करेंगे। और ड्यूल एस्पेक्ट मतलब हर ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं हमारी अकाउंटिंग के अंदर। तो ये थे आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो यूनिट 1 आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।